हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल एस सेट एन टी ए नेट पेपर 1 के MCQs का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज मैंने यूनिट 2 के इम्पोर्टेंट MCQs आपके सामने लाया हूं। दोस्तों, इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर आप में से किसी ने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको जेके सेट एल एस सेट के नाम का जो लिस्ट मिलेगा उसमें आपको वो सारे MCQs मिलेंगे। एक और बात मैं आपसे कहता हूँ कि पिछले जो इसका पार्ट 1 था वहाँ पर मैंने पहले ही आंसर मार्क किया हुआ था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि पहले ही आंसर देने से हम आंसर नहीं दे पाते हैं, आप लास्ट में आंसर कीजिए। तो इस बार मैं पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने दूंगा और उसके बाद मैं आंसर कर दूंगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे आप खुद पहले आंसर देने की ट्राई कीजिए, अपने कॉपी पर आंसर लिख दीजिए और फिर मेरा आंसर उससे मैच कीजिए और लास्ट में आप देखिए कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आप की प्रेपरेशन जो है वो कहाँ पे है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। 25 क्वेश्चन तो हमने पहले ही डिस्कस किए हैं, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से आगे। तो 26 क्वेश्चन नंबर, द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय। हम किसके ज़रिए ये जज कर सकते हैं कि एक रिसर्च जो है उसकी डेप्थ कितनी है। ये जून 2006 में आया है क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन 4। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है बी पार्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च। रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आप क्या देखना चाहते हो, इससे हमको पता चलता है कि रिसर्च का क्वालिटी क्या है, रिसर्च की डेप्थ क्या है, किस कितनी डीप से रिसर्च को कंडक्ट किया गया है। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द थ्योरी। थ्योरी के लिए कौन सा स्टेटमेंट है इनमें से ट्रू है, जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप पहले ये दो ऑप्शंस देख लीजिए, मैं आपको बाकी दो ऑप्शंस इसका दिखाता हूँ। ये हैं इसका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आपको बताना है कि कौन सा सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी ऑल द एबो। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 कहता है द रिसर्च इज ऑलवेज। रिसर्च हमेशा होता है। क्या होता है, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप आंसर कीजिए पहले खुद, फिर मेरा आंसर मैच कीजिए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर है डी पार्ट। डी पार्ट का मतलब है वेरीफाइंग द ओल्ड नॉलेज। ओल्ड नॉलेज भी हम वेरीफाई करते हैं। एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, हम नई नॉलेज भी रिसर्च के ज़रिए निकाल लेते हैं, नई नॉलेज प्रोड्यूस करते हैं। फिलिंग द गैप्स बिटवीन द नॉलेज, और जो गैप्स बिटवीन द नॉलेज होती है उसको भी हम फिल करते हैं रिसर्च के ज़रिए से। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन ऑफ थ्योरी। थ्योरी का फंक्शन क्या है इनमें से, जो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। पहले खुद आप आंसर कीजिए, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबो। दोस्तों, अगर आपको आंसर देने में थोड़ा टाइम लगता है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। जब आप खुद आंसर देंगे उसके बाद आप वीडियो को फिर से चलाइए। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने है, द फिजिबिलिटी ऑफ ए रिसर्च स्टडी जनरली डिपेंड्स अपॉन। किस चीज़ पर फिजिबिलिटी ऑफ रिसर्च डिपेंड करती है। तो आप आंसर कीजिए, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कॉस्ट फैक्टर भी डिपेंड करता है इस पर भी। टाइम रिक्वायर्ड टू कंडक्ट रिसर्च, कितना टाइम लगेगा, इस पर भी ये डिपेंड करता है। स्किल्स सेट ऑफ द रिसर्चर, रिसर्च के कितने स्किल्स हैं ये भी डिपेंड करता है। द फिजिबिलिटी ऑफ ए रिसर्च, कि रिसर्च कैसा है, क्या रिसर्च हम करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि अगर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है किसी टॉपिक पर तो उसको कंडक्ट करने के बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर टाइम उसका बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो इससे भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट हैं। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 पर। एन एम्पायरिस्ट बिलीव्स दैट, किस चीज़ पर एक एम्पायरिस्ट बिलीव करता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 ऑप्शन यहाँ पर हैं। आप इन 3 ऑप्शन को देखिए, मैं आपको इसका चौथा ऑप्शन भी दिखाता हूँ। पहले आप इनको गौर से देखिए और खुद आंसर
ट्राई कीजिए और मैं आपको इन्हीं 3 में से आंसर इसका बताता हूँ। इसका आंसर है सी पार्ट। नॉलेज इज़ एक्वायर्ड थ्रू आवर सेंसरी परसेप्शंस। नॉलेज हम सेंसेस के ज़रिए हासिल कर लेते हैं। तो डी पार्ट इसका था नन ऑफ द अबव। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। द एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज़ बेस्ड ऑन। एक्सपेरिमेंटल स्टडी किस चीज़ पर बेस्ड है? ये ऑप्शन 4 हैं, यहाँ पर देख लीजिए और आंसर कीजिए कि क्या हो सकता है इसका सही आंसर। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है सी पार्ट। बोथ ए एंड बी, यानी ये भी है और ये भी है। लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल और मैनिपुलेशन, दोनों इसका सही आंसर है। 33 पर चलते हैं। व्हाट इज़ द पोजीशन हेल्ड बाय अ पॉजिटिविस्ट एज फार एज एक्वायरिंग नॉलेज इज़ कंसर्नड? कौन सा इसका सही आंसर है? यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, आप इनको देख लीजिए। क्वेश्चन भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है बी पार्ट। साइंटिफिक रिसर्च शुड बी बेस्ड ऑन वैल्यू फ्री एम्पायरिकल ऑब्जर्वेशंस, यानी साइंटिफिक रिसर्च किस पे बेस्ड होना चाहिए? एम्पायरिकल ऑब्जर्वेशन, जिनको हम प्रूफ कर सकते हैं। Question number 34. The approach which is based on the assumption that social phenomena can be explained by observing cause and effect is, कौन सा इन 4 में से ये बताता है कि सोशल फिनोमेना को हम काज और इफेक्ट देखकर एक्सप्लेन कर सकते हैं? किस चीज़ में ये कहा जाता है? ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या पॉजिटिविज्म में कहा जाता है ये बात, या इंटरप्रेटिविज्म में कहा जाता है, या क्वालिटेटिव में कहा जाता है? मैं अब इसका सही आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर है पॉजिटिविज्म। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। एन ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन इज़ यूजुअली अबाउट। ऑन्टोलॉजी का मतलब आपको बताना है कि ये किससे रिलेटेड होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, आप सही आंसर इसको कीजिए पहले खुद। मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है बी पार्ट। स्टडी ऑफ थिंग्स आउटसाइड आवरसेल्व्स एंड एक्सटर्नली रियलिटी। ऑन्टोलॉजी का मतलब है यूनिवर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, इसलिए स्टडी ऑफ थिंग्स आउटसाइड आवरसेल्व्स। नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिसर्चर। रिसर्चर का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा इनमें से नहीं है? कौन सी खसूसियात रिसर्चर में नहीं होती है? जो ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, बाकी 2 ऑप्शन अगले पेज पर है। आप ये 2 ऑप्शन पहले देख लीजिए, मैं आपको बाकी 2 ऑप्शन भी दिखाता हूँ। ध्यान से पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन ये है इंडस्ट्रियस एंड परसिस्टेंट। दूसरा है स्पेशलिस्ट रादर देन ए जनरलिस्ट। और तीसरा है इसका ऑब्जेक्टिव। और चौथा है इसका नॉट वर्सटाइल इन हिज इंटरेस्ट एंड इवन इन हिज नेटिव एबिलिटीज़। कौन सा नहीं कैरेक्टरिस्टिक है आपको ये बताना है। तो डी पार्ट इसका सही आंसर है, नॉट वर्सटाइल इन हिज इंटरेस्ट एंड इवन इन हिज नेटिव एबिलिटी। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पर। An important practical issue to consider while designing a research project is। जब आप रिसर्च प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें कौन सा प्रैक्टिकल इशू आता है जो कि इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल इशू होता है? इन 4 ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है। फिर से देखिए क्वेश्चन, अगर आप फिर से पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको टाइम लगता है आंसर देने में, आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। मैं इसका सही आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर है सी पार्ट। अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड अदर रिसोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपके पास कितना टाइम है और आपके पास कितने रिसोर्सेज है। इसी के हिसाब से, इसी के मुताबिक आप रिसर्च का डिज़ाइन फ्रेम करते हो। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 पर। द टू मेन अप्रोचेस ऑफ ए रिसर्च और रिसर्च के 2 मेन अप्रोच हैं। क्या क्या अप्रोच, यानी किस किस ज़रिए हम रिसर्च करते हैं? कौन, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेन कौन से 2 चीज़ें हैं? आप आंसर कीजिए। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं और मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2
अप्रोचेस हैं जिसके ज़रिए हम रिसर्च करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च किसको कहते हैं? ये क्वालिटेटिव रिसर्च भी हमने पढ़ा है। यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, आपको चूज़ करना है कि क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब क्या है। तो आप इसका आंसर दीजिए। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। यहाँ पर इसका आंसर है विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस। क्वालिटेटिव रिसर्च वो होता है जिसमें कोई पहले फिक्स पर्पस नहीं होता है और ये डायनामिक भी होता है। इसमें पहले हाइपोथेसिस भी नहीं होता है। इसमें क्वेश्चन जब आप रिसर्चर क्वेश्चन पूछता है वो भी स्ट्रक्चर्ड नहीं होते हैं, वो भी अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। हमने ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च पहले ही डिस्कस किया है। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जाए, आपको वहाँ पर हर टॉपिक के वीडियोस मिल जाएंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर है, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड चूज अ करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। यह है लिस्ट फर्स्ट और यह है लिस्ट सेकंड। आपको मैच करना है। जब आप मैच करेंगे तो नीचे कोड्स दिए हुए हैं, यहाँ पर देखिए 4 कोड्स नीचे दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कौन सा कोड इसका सही है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए और मैच कीजिए। अगर टाइम लगता है वीडियो को पॉज कीजिए। मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है बी पार्ट। बी पार्ट का मतलब है ए को फर्स्ट आएगा ऐसे, और बी को सेकंड आएगा ऐसे, सी को थर्ड आएगा ऐसे, और डी को फोर्थ आएगा ऐसे। अब आप देखिए और चेक कीजिए। हिस्टोरिकल मेथड, इसमें पास्ट इवेंट्स पे हम रिसर्च करते हैं। सर्वे मेथड में हम विजन करते हैं या ऑब्जर्वेशन करते हैं। फिलोसफिकल मेथड में हम प्रेजेंट इवेंट्स पर रिसर्च करते हैं और बेस्ड होता है पास्ट के ज़रिए। और एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम फ्यूचर एक्शन देखते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो ये था मैच द कॉलम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च स्पेसिफिकली रिक्वायर्स ऑब्जेक्टिविटी टू डिस्कवर फैक्ट्स एंड कॉजेस फ्रॉम द डेटा गैदर्ड फॉर द पर्पस। कौन सा इसका सही आंसर हो सकता है? आप आंसर कीजिए। तो मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। क्वांटिटेटिव रिसर्च। अभी हमने क्वालिटेटिव रिसर्च किया है। अगर आपने वो क्वेश्चन याद रखा होगा या अंडरस्टैंड किया होगा तो आपने इसका सही आंसर उसी के मुताबिक दिया होता। वहाँ हमने देखा कि उसका पहले ही पर्पस कोई नहीं होता है। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है उसमें कोई पर्पस पहले नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर यह क्या कहता है? विच आर द फॉलोइंग रिसर्च स्पेसिफिक रिक्वायर्स ऑब्जेक्टिविटी टू डिस्कवर फैक्ट्स एंड कॉजेज फ्रॉम द डेटा गैदर्ड फॉर द पर्पस। जो किसी खास मकसद के लिए डाटा जमा किया हुआ होता है, यानी इन शॉर्ट आप याद रखिए, जिसका पहले ही मकसद होता है कि हम किस के लिए ये रिसर्च कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए रिसर्च कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसमें सब कुछ पहले से ही स्ट्रक्चर्ड होता है। तो ये था इसका सही आंसर। तो इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।